तुम्हारे सत्र के कारण जगते रहे। मैंने कि अभी देखेंगे 3 बजे रात को ट्रेन से उतरे हैं। अशोक भैया आप महान हो, ये सच है। तो देखिए है क्या, खाली चर्चा करके कुछ नहीं होगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं खाली चर्चा करके कुछ नहीं होगा, एक्टिवेशन मोड में आना पड़ेगा। अब एक्टिवेशन मोड में जब तक नहीं आओगे तब तक उस चर्चा का लाभ क्या होगा मुझे बताओ। शरीर में जान है नहीं, खाली चर्चा चर्चा करते रहोगे तो ये तो फिर चर्च बन जाएगा। अरे चर्च नहीं बनाना, देह को देवालय मुकेश जी, बना। दुनिया में यही चल रहा है, चर्चा ही चल रही है। जैविक खेती का ज्ञान वो दे रहे हैं जिनने 1 एकड़ में नहीं करी, ज्ञान पूरा देंगे। ये चल रही। देखो सही है भैया, सही है। इनके पास गाय नहीं है, वो गाय की चर्चा देता है। जय हो, जय हो। तो ज्यादातर ऐसे ही चल रहा है, ज्यादातर ऐसे ही चल रहा है। लेकिन ये है कि मेरा ये कहना है कि भाई साहब थोड़ा शरीर के ऊपर काम कर लें, देह को देवालय बना लें, है ना, तब कुछ होगा, तब तो कुछ हो पाएगा। वरना विचारों से ही केवल आप सोचो, जो मेरी लास्ट लाइन थी कि विचार से क्रांतियां आती हैं, वो ऐसे नहीं आएंगी। शरीर में भी थोड़ा सा जान होनी चाहिए, है ना। तो वो तभी आएगी जब आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मुझे अनुमति दें, अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। चलिए, बहुत सुंदर हमारे अशोक मुकेश भैया के द्वारा योग सत्र अतिशय सुंदर। और अभी मुकेश भैया की इस योग सत्र को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर से नई ऊर्जा के साथ जुड़ जाएंगे सभी 5:30 बजे। और अब हम चलते हैं चर्चा सत्र में। चर्चा सत्र में आज जो हम जैविक खेती पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं डॉक्टर रोशन लाल भैया से निवेदन करती हूँ चर्चा सत्र वो आगे बढ़े। जी ओम। रोशन लाल भैया, आप तक आवाज आ रही? आवाज आ रही? आवाज आ रही? आ रही। हेलो जी, जी बहन जी, आ रही आपकी आवाज। चर्चा सत्र है, उसको आगे बढ़ाते हुए सब लोग लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। और इसमें जो मुख्य हमारी खेती की हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख जो बात होती है मिट्टी, और मिट्टी के ऊपर चर्चा की है। और उसमें कई सारी चीजों पर बात हुई है। इसी पर, क्योंकि सब कुछ, अगर आपका मृदा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर सारी चीजें आपकी अच्छी नहीं होगी। और इसी पर फोकस करते हुए आज की बात हम करेंगे। जो पेपर थे पवन सर ने जो दिए थे, मैं चाह रहा था उसी पे चर्चा हो जाए, क्योंकि वो जिन्होंने वो पेपर पब्लिश किए हैं उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। मैंने उन्हें फोन लगाया था पर उनका फोन उनसे बात नहीं हो पाई, उन्होंने रिसीव नहीं किया। तो हम कुछ उस पर बात कर लेते हैं। कहाँ गया शरद भैया? है जी गुरुदेव। जी डॉक्टर साहब। जी भैया, जी जी भैया, एक चीज हम लोग ने भी इसमें काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो भी मतलब जैविक खेती कर रहे हैं, इनसे सबसे ये निवेदन है, दादू आप जहां जहां आप करवा रहे हैं वहां पे आप अपना जो ऑर्गेनिक कार्बन है एक टेस्ट जरूर करवाएं ऑर्गेनिक कार्बन का। बाकी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो आता है वो तो ठीक है, पर ऑर्गेनिक कार्बन का टेस्ट करा लें कि कितनी वैल्यू आ रही है उसकी। वो एक जरूरी वो होगा अपने लिए। बाकी चीजों के लिए भी फिर वो करेंगे, पर ऑर्गेनिक कार्बन के लिए जरूर टेस्ट कराएं। शुरू में क्या था और अब मतलब 1 साल बाद क्या स्थिति हो रही है, 2 साल बाद क्या स्थिति, और एक निश्चित समय में कराएं।
कि हमने इस साल गर्मी में कराया था तो अगले साल फिर गर्मी में कराएं। तो ये हमको एक पीरियोडिक पता रहेगा कि इस सीजन में इतना, मतलब ये एक साल पहले ये स्थिति थी और एक साल बाद ये स्थिति है। तो इसको सभी से अनुरोध है कि इसका जरूर टेस्ट कराएं। कहाँ गया शरद, ये दो बात पे मैं जरा 1 मिनट इसको सर्च कर लेता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। जी, इसकी टेस्टिंग कहाँ कहाँ हो जाएगी? देखिए, जो सरकारी लैब है वो सारे उसमें है, पूरे हर जिले में और हर ब्लॉक में। थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा, आप वहां पे जाके, जो हर ब्लॉक में आज की तारीख में हर ब्लॉक में एक लैब है, और नहीं तो जिले में तो है ही, तो जिले की लैब से करा लें या उससे करा लें। अगर आपको और ज्यादा अच्छा वो कराना है तो एक ग्रेजुएट, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, उसने लैब खोला है, उसकी लैब अच्छी है और वो ऑथेंटिक है। दूसरा एक लैब है भोपाल में है, IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, वहाँ पर एक लैब है। नागपुर में NBSS की लैब है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, उनकी लैब है, तो वहां पे करा सकते हैं। तो इनको भी हम लोग, इनके यहाँ भी हम सॉइल टेस्ट करा सकते हैं। आपके जिले में, हर जिले में, हर ब्लॉक में है, 336 ब्लॉक में हमारी लैब है इसकी सॉइल टेस्टिंग की। अब देखना पड़ेगा कि कहाँ कितनी चालू है। जरा इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ढूंढता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, कार्बन मात्रा कितनी होना चाहिए? हम देखिए, ये सामान्यतः जो कार्बन की मात्रा है वो 1 के आसपास होना चाहिए, उससे ज्यादा हो कम ना हो। हमारे यहाँ जो ज्यादातर जो जमीनें हैं, जो अब लगातार जो दोहन हो रहा है, उससे 0.5 और उससे भी नीचे आ गई है, तो उनको उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, अर्निक कार्बन की मात्रा। क्योंकि वो जो है हमारे पूरे जो सिस्टम है, सॉइल सिस्टम, उसका ब्लड है। क्योंकि माइक्रोब्स भी तभी बढ़ेंगे जब आपका ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा होगा। ऑर्गेनिक कार्बन अगर सॉइल में अच्छा होगा, जैसे हम ये जो स्लरी वगैरह में चीजें देते हैं, तो इससे हम कहीं ना कहीं इनको, जो हमारे माइक्रोब्स है, उनको भोजन देते हैं। तो उनको भोजन देने से हमारा जो उनकी उनकी वृद्धि होती है। जब हम भोजन नहीं होगा उनके पास, तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं कि जी डॉक्टर साहब, मैंने मई जून में टेस्टिंग करवाई थी ये कार्बन की, ये रासायनिक भी की करवाई थी और ये अपने अपने सैलरी वाले की। तो रासायनिक में मेरी जो कार्बन है 0.35 आया था, और ये अपना जैविक जो है प्राकृतिक खेती में ये 0.9596 करीब था। जी जी, तो ये इसलिए बढ़ रहा है, आपका जो ऑर्गेनिक कार्बन जो बढ़ा है आपका, वो आपने जैविक खेती कर रहे हैं इसलिए बढ़ा है। अगर वो जैविक खेती नहीं करते तो वो भी आपका जो 0.3 आया है, वो उसी लेवल पे वहां पे भी चला जाता। अब आपकी जमीन 0.3 का मतलब है खत्म की ओर जा रही है। हाँ बिल्कुल भैया। अगर 0.3 है मतलब इस बार मैंने डॉक्टर साहब वो सैलरी है रासायनिक में भी चलाई है और अपने जैविक प्रकृति में चली रही। अगले गर्मी में जो करवाऊंगा, दोनों करवाऊंगा, कितना आता देखते हो। आप पूरे नर्मदापुरम में ग्रीन मैन्योरिंग जरूर करवाएं। एक सीजन तो हम लगातार जो क्रॉप ले रहे हैं, एक सीजन ग्रीन मैन्योरिंग जरूर कराएं, बहुत फायदा मिलेगा आपको। ग्रीन मैन्योरिंग
एक सीजन, एक क्या है कि हमको पैसा ज्यादा चाहिए ना, तो हम बाकी सब चीजें छोड़ दिए। अब वहां पे भी हम विकल्प ढूंढ रहे हैं कि सस्ता वाला किसमें हो जाए, फसल भी नहीं छोड़नी पड़े और हमारा काम भी हो जाए। सियाने लोग ना मुंह ना, तो हमारा गाल भी फुला लो और हंस भी लो। हमारी स्थिति वैसी हो गई है, हम दोनों चीजें एक साथ चाहते हैं। वो आपको डॉक्टर साहब इस बार हमने गेहूं ऑर्गेनिक में, मैन्योर, डॉक्टर साहब जी जी हम लोगों ने गेहूं में 2 बोरी प्रोम और लगभग 25 किलो मात्र डीएपी चलाई। पिछली बार से धीरे धीरे कम करते ले जा रहे हैं हम। इतनी जोरदार बहुत फसल बढ़िया। लगी है डॉक्टर साहब, लगभग 15 से लेके 20 पेड़ की ट्रिलिंग हुई है इस बार। बहुत सुंदर। और कार्बन हमारा मेरा ये कहना है भैया, 1.5% है हमारा, 1.49। बीज की मात्रा कितनी है? हमारा है 48 किलो 50 किलो। ठीक। और सामान्यतः 1 कुंटल बोया जा रहा है नर्मदापुरम की ओर। हमारा तो ऐसे 45 रहता है, लेकिन इस बार सुपर सीडर में थोड़ा सा 2-3 किलो ज्यादा गया। बाकी लेकिन हमारा, लगातार आपने हम तो निरंतर कम मिलाया है ना। सुपर सीडर से इसमें बोनी एक बहुत एक अच्छी और है। निवेदन, जो सुपर सीडर से बोनी बढ़िया। करते हैं बहुत अच्छी है। आपका और इसमें 3 काम बचा। जी भैया बोलिए शरद भैया। जी जी, सुपर सीडर से जो है ना डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा इस बार जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है, काफी अच्छा वो किया है। और सुपर सीडर आप जो भी लेना चाहे, मतलब उसमें लक्ष्य का वो नहीं रखा उन्होंने। हमारे यहाँ जितना भी जिसको सुपर सीडर चाहिए वो मिल रहा है एग्रीकल्चर के माध्यम से, और वो काफी अच्छी योजना है। और इस योजना को काफी दिन से उठा रहे थे, तो ये योजना इस बार हुई। तो इसमें क्या है कि आराम से आपको सुपर सीडर है, उसमें लगभग 1,20,000 अनुदान मिल जा रहा है। सिंपल आपको एक अनुदान करना है और 5,000 की डीडी आपकी कृषि अभियांत्रिकी में बना के देनी है आपको। और जबरदस्त सर, वो जितनी भी जो भी परारी है वो है, सब मिला देता है वो। और बहुत अच्छा उसमें बोनी भी हुई और पेड़ की ट्रिलिंग भी काफी अच्छी हुई है इस बार। तो ऐसा लग रहा है कि गेहूं का उत्पादन बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो पत्तियों की साइज है वो आना चाहिए। डॉक्टर साहब एक बार हमने क्वेश्चन किया था कि जमीन से कितना लेता है दाना और वातावरण से कितना लेता है, अगर इसका वेट काउंटेड हुआ हो, ये चीजें चाहिए। वही निकालना था पेपर, पवन अच्छा सर ने जी, मुझे भेजा था वो। मैं हाँ वो वही पूरा कि हम लोग जो 1 एकड़ में 20-25 कुंटल गेहूं, धान अपनी सब निकाल लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब हम डालते कितना है, खेत कितना कम ज्यादा होता है, क्या होता है, ये तो आप ही बता सकते हैं। ये शरद भैया, ये सुपर सीडर हमारे माखन नगर के ऊपर इधर सुपर सीडर काम नहीं कर रही बिल्कुल। हमारे बुधवाड़ा में और आगे जितने गांव इधर सुपर सीडर काम नहीं कर रही बिल्कुल। यहाँ 3 लोगों ने खरीद के लाए उसको, क्या और दिक्कत आ रही उसकी सुपर आवाज कट के आ रही, क्या कारण है पूरी? क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, वो सुपर सीडर क्या है, जमीन में चल ही नहीं पा रही, कहीं चली नहीं। तीनों ने अलग रख दी निकाल के, सिर्फ उसका रोटर वेटर ही काम में लिया है। तीन खरीदी यहाँ पे, चली नहीं वो जमीन में, इतनी हार्ड जमीन हो जाती है यहाँ पर। जी जी, एक्चुअल में नहीं चलने का कारण मेरे ख्याल जमीन का ज्यादा टाइट होना होगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भैया। और जो ट्रैक्टर से जब पडलिंग करते हैं तो उस समय काफी हद तक बहुत ज्यादा
मचाई होने से जमीन बिल्कुल हार्ड हो जाती है, तो वहां आपको सब सॉइलर चलाना पड़ेगा पहले। सब सॉइलर चलेंगे जब आपके खेत थोड़े नरम होंगे। हम लोगों के यहाँ एक्चुअल में धान और मक्का दोनों बहुत नरम खेत रहते हैं, हमारे यहाँ इतना हार्ड नहीं है, तो वो उसके कारण आपके यहाँ कौन सी कंपनी के खरीदे हैं? अब ये तो जानकारी नहीं भाई है मेरे लिए, मगर 3 खरीदे 3 लोगों ने, मगर तीनों रखे उन्होंने नहीं चले। मेरी बात वो मूंग करवाइए। मूंग की फसल में कम लेते, बस पिछले गेहूं कटने के बाद मूंग अलबत्ता से बस। जी 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 जी, मेरी बात करवाइएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आपका 0.93 जो जैविक वाले उसमें आया आपका, तो आपने कहा कौन सी लैब में टेस्ट कराया था? लखनऊ वाली? मैंने बताया ना, वो गांधीनगर इफको के थ्रू गांधीनगर भेजा था, अच्छा, गांधीनगर गुजरात से करवाया था भैया। हाँ, गांधीनगर से करवाया था। ठीक है ठीक है, गांधीनगर में है, ठीक है ना। बहुत अच्छा, ये सब रिपोर्ट संभाल के रखना चाहिए, लैब भी काम इनसे बहुत अच्छा। आप थोड़ा प्रोम और बढ़ा दो आपकी बोनी में। बहुत प्रोम भैया, अब इस बार प्रोम आपसे ही लेंगे, यहाँ नहीं मिलता सही प्रोम, मिलता है मगर वो इतना सही नहीं है। मेरे पास तो पतंजलि का बहुत अच्छा प्रोम है, और हाँ, इससे अच्छा कोई मतलब प्रोम नहीं है। जी डॉक्टर साहब आइए। तो ये बोल रहा था आप अपना प्रोम बनाना शुरू कर दीजिए ना। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने अभी कोशिश करी 1-2 जगह, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा प्रोम बनाने की मशीन जो है डॉक्टर साहब, लगभग 1 करोड़ की है वो, और 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, बहुत अच्छा वो बनाती है। बाकी जो मशीनें बहुत अच्छी नहीं बनाती। हाँ जी जी। इसमें एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ले लीजिए ना, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन सब चीजों के लिए वो है प्रावधान। अच्छा अच्छा, तो उसका वो भेजिएगा हाँ, तो डॉक्टर साहब, उसमें हम देख लेंगे। वो तो मेरे ठीक ख्याल है, देखता हूँ उसका। इसमें है डॉक्टर साहब ना, अपने नाबार्ड में है शायद वो ना। नाबार्ड में बिल्कुल। जी जी जी, हाँ, तो वो नाबार्ड में आपके बात करते हैं सर से। कोई होगा ना नाबार्ड का अधिकारी। हाँ है ना हाँ, सर तो जी जी उनसे बात कर। जी। 1 मिनट। मैंने एक चीज और देखी सर कि क्रॉप रोटेशन होना बहुत अनिवार्य है। जहां आप गेहूं लगा रहे हो, हमने देखा कि एक बार बल्लर लगा देते हैं तो कार्बन बहुत तेजी से बढ़ता है। बल्लर से तो मतलब मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, अगर आपका 0.93 है, अगर आप एक बार पूरे खेत में बल्लर कर लेंगे तो आपका 1.5% पहुंच जाएगा। इतनी बल्लर में क्षमता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सब एक तो बल्लर को लगा के ये फिर मार्केट में बेचना पड़ेगा बल्लरों को, क्या बखरना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, मार्केट में बेचो ना बल्लर, वो तो नीचे 1 फीट की तैर लगा देती पत्ती की। जो पत्तियां बायोमास अच्छा, जो इकट्ठा होता है ना, और उससे इतनी आपका पत्ती, कार्बन बढ़ता जी, मतलब हजारों साला, इतना कुंटलों से। और मैं तो अभी एक ऐसी आपको घोषणा कर बताने वाला हूं कि आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जिस ट्यूबवेल में, मैं योगार में अभी बता ही देता हूं इसको, जिसका भी ट्यूबवेल में पानी कम हो गया हो, है ना, उसके आसपास अगर 1 हेक्टेयर जमीन है तो कम से कम वो 20 ट्रॉली प्रति एकड़ गोबर की खाद डाल दे, 1 साल में उसका ट्यूबवेल चालू हो जाएगा। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल स्वयं। देखो, देखिए, ये इस तरह के प्रयोग हमको करते ये रहने की जबरदस्त आवश्यकता है। प्रैक्टिकल है, इसको मतलब इनोवेशन में भी लिया उन्होंने, मैंने दिया तो जबलपुर एग्रीकल्चर जी, कॉलेज। ये जबरदस्त, मतलब किसी भी खेत में अगर आपका पानी चला गया, ट्यूबवेल सूख गया है,
तो उसमें आप 20 ट्रॉली, और आपका पहले साल कम आएगा, दूसरे साल फिर डालिए, 3 साल में तो वो 100% ट्यूबवेल आपका चालू होगा ही, कोई शर्त है ही नहीं रोक। इतना पानी को खेत के अंदर से गोबर की खाद अंदर डाल देती है, आप सोचिए चलिए, इतना ये जबरदस्त इसका वो है रिजल्ट। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया इनोवेशन है आपका, और निश्चित रूप से ये हमारे और किसान भाइयों ये के काम आएगा। मतलब पानी की समस्या ही सर खत्म कर देता है। लेकिन खाद इसमें थोड़ी ज्यादा है उसमें, हाँ, लगभग एक हम 2 4 5 10 ट्रॉली से कुछ नहीं होता। 20 ट्रॉली डालो आप, जहां पानी है ही नहीं आपके खेत में, वहां आसपास के 1 हेक्टेयर खेत में आप डाल देवें, और आप पानी आप देखिए, आपका दूसरे साल ही ट्यूबवेल चालू हो जाएगा आपका। चलिए ये सब लोग इसका प्रयास करें। शरद भैया बहुत ने जो बड़ा बातें कही, इनोवेशन है और बहुत जोरदार है सर ये। ये एक ये दिख रहा है क्या शरद भैया स्क्रीन? हेलो? हाँ, दिख रही डॉक्टर साहब, दिख रही। हाँ, इसमें इसमें न्यूट्रिएंट अपटेक और रिमूवल कितना लेते हैं पौधे, इसके बारे में बताया गया। तो मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा करूंगा कि हमारी जो फसल है वो कितना लेती है, और किस तरह से मतलब जो जमीन से ये न्यूट्रिएंट और कितना उत्पादन के हिसाब से, ये सारा जो है कि हमारा उत्पादन कितना हो रहा उसके हिसाब से इसको, ये थोड़ा सा अमेरिकन वो है, तो इसमें जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी अपने से थोड़ी सी हटके होगी, बुशल और उसमें आएगी। अपने यहाँ जो क्विंटल चलता है उसकी तुलना में इनका थोड़ा सा वैल्यू अलग में दी हुई है। ये नाइट्रोजन प्रति एकड़ पौंड में दी गई है वैल्यू। तो ये नाइट्रोजन जो है, ये अगर ये जैसे ये लेवल इसका 40 से ऊपर जाता है तो ये लेवल थोड़ा सा डेंजर हो जाता है। इसके ऊपर के लेवल में अगर नाइट्रोजन निकल रही है पौधे मतलब जमीन से, तो वो जमीन के लिए हानिकारक है। 20 तक ये जो यहाँ पे जो 20 पे देख रहे हैं आप, हरा हरा दिख रहा, तो ये जो 20 से 30 तक भी ग्रीन है, उसके बाद ये रेड, फिर ब्लू, और उस तरह से वो अपटेक जो है वो बढ़ते जाता है। तो ये यहाँ पे एक चीज और दी हुई है, जो हमारा ये जो वो वैल्यू है, ये उसमें है काय में, पाउंड में ये दिया हुआ है, ये एलबी लिखा हुआ है, तो ये प्रति एकड़ प्रति पाउंड है, 20 पाउंड, 40 पाउंड, 60 पाउंड। तो ये आपकी जो ग्रीन वाली है, ये पत्ती वाली जो सब्जियां हैं उसके लिए, और मतलब और ये जो है तने के लिए, जब 40 किलो नाइट्रोजन जो आपका दाना भरता है उस समय के लिए, 60 किलो यानी ये गेहूं वाले उसमें, उसके बाद जो है भुट्टे वाले में ये आपका लगभग 80 किलो के आसपास, और गेहूं के लिए ये यहाँ पर आपका ये रेंज है इसकी 30 से लेके आपका 120 पाउंड प्रति। तो ये पाउंड यानी कि लगभग ये 270 ग्राम करीब का एक पाउंड आप मान के चलिए। ये प्रति पौधे का है सर? प्रति एकड़ भैया, 1 एकड़ में जो पौधा लेता है उसका अपटेक का जो है वो है कितना ले लेता है पौधा, तो इतना पौधा नाइट्रोजन लेता है। ये इन्होंने गेहूं का ही दिया है, ये मक्के का दिया हुआ है, मक्के का दिया है, और ये इसका उत्पादन इन्होंने बोला है 146 बुशल्स। तो 1 बुशल्स बराबर होता है ये आपका 27 किलो। तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट इसका कैलकुलेशन भी बता देता हूं मैं। लगभग 39 क्विंटल, 40 क्विंटल करीब ये मक्का निकलेगा, उसमें 125 पाउंड आपका नाइट्रोजन ले लेता है जमीन से ये मक्का। तो अब 125 पाउंड का भी अगर हम कर लें तो ये हो जाएगा करीब 60 किलो के करीब,
50 किलो मान के चलिए, 50 किलो के करीब नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन ले रहा है, ये नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो इतना ये अपटेक करता है, यानी मक्का जो है इसको हैवी फीडर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग फसलों के बारे में दिया हुआ, थोड़ा छोटा दिया हुआ है आपको देखने में, बड़ा करके आप देख सकते हैं वहां पे। ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है गेहूं का। गेहूं जो होता है वो 40 बुशल प्रति एकड़ अगर हो रहा तो उसके लिए जो रिमूवल है 1 बुशल पे, मतलब 16 किलो पे लगभग 59 ग्राम, 59 पाउंड, आधा पाउंड के करीब, यानी 150 ग्राम के करीब ये आपका नाइट्रोजन वो कर रहा है। 150 नहीं, 1.5 बुशल, 1.5 पाउंड, यानी कितनी जगह सर, कितनी, लगभग 1 एकड़? देखो भैया, अगर आपने आपके खेत में इसका उत्पादन, अगर गेहूं का उत्पादन हो रहा है 40, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने पहले नहीं किया, पहले करता तो और 40 कुंटल है क्या सर प्रति एकड़? ये क्विंटल नहीं है ना, एक्चुअली वे इनका है ये 10 क्विंटल एकड़ पीछे अगर गेहूं हो रहा है। जी जी। ये जो 40 बुशल तो ये लगभग 10 क्विंटल के बराबर हो जाता है। 10 क्विंटल 80 किलो बता रहा है, मतलब 11 क्विंटल मान ले। तो 11 क्विंटल अगर गेहूं निकल रहा है तो इसमें जो 1.5 जो पाउंड है वो वो नाइट्रोजन ले रहा है, और प्रति 16 किलो पे तो 27 किलो पे, 27 किलो गेहूं पे आपका जो है वो 1.5 पाउंड, यानी कि लगभग 600 ग्राम के करीब नाइट्रोजन आपका ले रहा 27 किलो पे। तो ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो जो 1 पाउंड पे, वो एक मतलब 27 किलो पे लगभग 150 ग्राम के करीब, 600 ग्राम के करीब आपका नाइट्रोजन और 150 ग्राम के करीब फास्फोरस, ये गेहूं निकाल रहा है। तो ये 27 किलो पे निकाल रहा है। अब हमारा मान लो घूमने 27 क्विंटल हो रहा है, तो 27 क्विंटल से सीधा 100 का गुना कर दें उसमें, तो ये आपका जो हो जाएगा 59 किलो के करीब आपका ये वो निकल जाए। नहीं, 150 ग्राम तो 59 पाउंड है सर, है ना ये? हाँ, 59.59 पाउंड है भैया। तो ये आपका 150, अगर इसको हम उससे करते हैं कि मतलब करीब 150 ग्राम भी अगर इसको लेते हैं हम, 200 ग्राम से ऊपर आएगा ये। तो 200 ग्राम का लेते तो 20 किलो करीब मान के चलिए आपका फास्फोरस ले रहा है। और ऐसे ही ये 600 ग्राम अगर हम नाइट्रोजन लेते हैं तो 60 किलो के करीब आपका प्रति एकड़ नाइट्रोजन ले रहा है गेहूं। और ये उत्पादन के हिसाब से, अलग अलग क्रॉप के हिसाब से चेंज होता है। वीट में ये 10 कुंटल का एवरेज है सर, उसका है ये, है ना? 11 क्विंटल के एवरेज का। और मान लो अपन 20 कुंटल का लेंगे तो ये डबल हो जाएगा क्या? अब ये इसमें कुछ सीजन के हिसाब से भी दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा और इसको स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी इसको खोल के इसलिए तो सर वो जैविक में हमारा जो है ना वो गेहूं कमजोर पड़ जाता है। इसका यूरिया का अपटेक ही बहुत है सर। हाँ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितना आप भी है। चलो 10 किलो सर, आप देखिए 10 कुंटल पे 60 किलो खा रहा है सर। हाँ, तो वो तो हमारा 20 कुंटल हम एवरेज निकालेंगे तो वो आ ही गया सर एक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 1 कुंटल 20 किलो यूरिया चाहिए ही है सर। हाँ, अब वो यूरिया नहीं भैया, ये तो नाइट्रोजन की बात हो रही, तो उससे डबल यूरिया। तो ये जो अपटेक है बहुत ज्यादा है, तो ये सॉइल से भी जमीन से सर। अब इसमें एक चीज बताइए सर, जमीन से कितना लेता है और वातावरण से कितना लेता है? ये थोड़ा सा प्रश्न ऐसा है, क्योंकि ये इस पे और एडवांस काम होगा। इसको भी होगा काम, तो हो गया होगा, क्योंकि वही जमीन में हमारा पुराना कितना पड़ा हुआ है और हम डालेंगे कितना, और वातावरण से कितना ले रहा है सर। क्योंकि हम जो निकालते हैं ना उसको, जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा निकालते हैं तो अवेलेबल नाइट्रोजन निकालते हैं,
और उसमें से फिर अवेलेबल से पौधा कितना ले रहा है ये देखा जाता है। तो सामान्यतः जो कैलकुलेट होता है वो अवेलेबल नाइट्रोजन होता है। अब वो पौधे से जो लेते हैं कि पौधे ने जमीन से कितना लिया, वायुमंडल से कितना लिया, क्योंकि कुछ ना कुछ मात्रा में पौधा जो बाहर जो 78% हमारा नाइट्रोजन है उससे भी कुछ मात्रा में लेता है। तो ये तो सॉइल मतलब ये सॉइल से रिमूवल का इसमें हुआ है कि जमीन से कितना लेता है। इसमें अलग अलग क्रॉप पे, अलग अलग फसल पे इन चीजों के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो ये देखिए बैलेंस फास्फोरस, ये यील्ड 60 बुशल, फास्फोरस अप्लाइड 30, रिमूवल P 30 पर एकड़। ये 35 पाउंड पर एकड़ निकाल रहा है फास्फोरस गेहूं में। जी जी। तो हम अगर मान लो हमने 30 किलो डाला, इसमें यहाँ बता रहा कि इसने 30 किलो नाइट्रोजन डाला, फास्फोरस डाला और 35 पाउंड उसने निकाल दिया, तो 5 जो है माइनस हो गया, जो सॉइल का बैलेंस है वो माइनस हो गया। तो ये लगातार हम जब न्यूट्रिएंट जो निकालते जाते हैं इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट माइनिंग। तो न्यूट्रिएंट माइनिंग हम लगातार कर रहे हैं जमीन से। जो माइनिंग हमारी एक तो खुदाई करके करते हैं, दूसरी माइनिंग जो हो रही है हमारी खेती करके हो रही है। तो ये हमारी जो फसल को मतलब जो हमारी जमीन से लगातार हम खुदाई कर रहे हैं, पर ये दिख नहीं रही है खुदाई, पर ये हो रही है। ऐसे ही सोयाबीन में इसमें बताया कैनोला करके क्रॉप होती है, उसमें बताया -22 हो गया, 20 किलो दे रहे हैं, -22 हो गया फास्फोरस। सोयाबीन में 10 पाउंड दे रहे हैं, ये -24 पाउंड हो गया, मतलब ये निगेटिव बैलेंस हो रहा है। इतना फास्फोरस सॉइल से हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये इस तरह की स्थितियां हैं कि आप कितना दे रहे हो और जमीन में उसकी क्या स्थिति है, और लगातार निकालेंगे तो वहां पे डिसबैलेंस तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि मतलब वहां पे पूरा सर्वे है कनाडा का है, कनाडा का वो है कहीं का, इसको मैं देखता हूँ इंडिया के रेफरेंस में कहीं मिल जाएगा तो इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत अच्छी जानकारी आ रही सर निकल के। अब ये सर बस हमें इतना और मिल जाए कि वो वातावरण से कितना लेता है, और वो सर क्योंकि इनकी जानकारियां हमारे पास नहीं थी सर। और यहाँ ये इसका फार्मूला भी दिया है उसमें कि क्राप कितना लेती है, जितनी यील्ड हुई और उसमें फास्फोरस कितना है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे गुना करके उससे निकाल सकते हैं कि कितना उसने जमीन से ले लिया। यहाँ पर आपका सल्फर और K2O, यहाँ पोटास का भी दिया हुआ है गेहूं में, और सल्फर का भी दिया हुआ, कितना 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 ले रहा है सर। यहाँ पोटास केजी कितना पर है हेक्टेयर। जी भैया, सर? पोटास कितना है और सल्फर? पोटास यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो प्रति हेक्टेयर का दे दिया है केजी पर हेक्टेयर, मतलब 26 क्विंटल अगर उत्पादन ले रहा है स्प्रिंग का गेहूं का, तो ये जो है पोटास जो है ये 16 से 19 किलो, 65 से मतलब अपटेक जो है वो 65 से 80 किलो है, मतलब पौधा ले रहा है, और जमीन से जो निकल रहा है वो 16 से 19 किलो।
ये अपटेक है, ऊपर वाला अपटेक है, मतलब 76 किलो जो है वो पौधा ले रहा है, और जो इसका रिमूव हो रहा है तात्पर्य वो हुआ कि इसका तात्पर्य हुआ कि हमें राइजोबियम का उपयोग यदि बढ़ाएंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाएगी। देखो दादू, राइजोबियम काम करता है लेग्यूम में, और ये जो है इसके लिए एजेटोबैक्टर आता है। हाँ जी जी, एजेक्टोबैक्टर। एजेटोबैक्टर काम करेगा। एजेक्टोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, जैसे राइस ले रहे हैं आप तो एजोस्पिरिलम आता है, ठीक है ना। तो एजोस्पिरिलम का उपयोग करें। एजेटोबैक्टर जो है गेहूं और दूसरी फसलों में, अलसी, चना, अलसी और उसमें, और दलहनी फसलों में हम राइजोबियम का उपयोग करें। तो ये फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का, आपकी सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम बढ़ाएंगे। तो ये यहाँ पर जो है ये अपटेक जो है आपका ये इस तरह से है। नाइट्रोजन 76 से 93 किलो नाइट्रोजन ले रहा है, 29 से 35 किलो आपका फास्फोरस ले रहा है, 65 से 80 किलो पोटास ले रहा है, और सल्फर 8 से 10 किलो ले रहा है। इसको मैं इंडिया के पोस्ट में देखता हूँ, क्योंकि रिसर्च तो है इसमें। बहुत है सर, ये तो बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट। सर। ये तो अब ऑर्गेनिक में सर ये कैसे होगा करना, मतलब नहीं, ये देखिए, नेचर अपने आप उसको नेचर कुछ हद तक करता है, पर हम उसको अगर देंगे ही नहीं तो ये दिक्कत आएगी। नेचर भी बहुत हद तक काम करता है। अब हम जो रेसिड्यू मिलाते हैं, अब हम क्या दूसरा काम करने लगे, जलाने लग गए। अब अगर जलाने लग गए तो जो बचा हुआ, जितना हम गेहूं, जैसे हमने गेहूं लिया, ये सर जो जला रहा है वो तो जहर का काम कर रहा है सर, इसका मतलब। वो तो मतलब अपराध है, वो हाँ अक्षम अक्षम में अपराध है। मतलब अगर आप फसल जला रहे हैं तो आप बहुत बड़ा वो कर रहे हैं, क्योंकि 1:1 रेशियो होता है, जितना दाना निकलता है उतना ही भूसा होता है गेहूं में, लगभग। तो अगर आपका दाना निकला है, तो अगर आप उतना ही जमीन में अगर उसको किसी भी तरीके से मिला देते हैं, तो वो आपकी जो जितना आपने लिया तो आधा वापिस हो गया। अब आधा जो गया आप दूसरे तरीके से ले आइए। ऐसे ही मक्के में आपका लगभग डबल होता है, तो मक्के में आपका 1/3 ही जाता है, तो उसको अगर आप जमीन में मिलाते हैं तो वो ज्यादा आपको देता है। तो इन सब चीजों पर भी अगर हम काम करते हैं तो हमारा जो है वो न्यूट्रिएंट स्टेटस जो है वो बढ़ेगा। जी सर। कई बार ये होता है कि फसल मतलब खेत में अगर आपका न्यूट्रिएंट है भी और वो आपकी फसलों को उपलब्ध नहीं होता, ये भी एक समस्या होती है। कई तरह के जो न्यूट्रिएंट है, तो इसके लिए हमें माइक्रोब्स की संख्या बढ़ानी पड़ती है। जितना हम माइक्रोब्स बढ़ाएंगे उतना अच्छा होगा। माइक्रोब्स जो बढ़ेंगे वो गोबर की खाद के से ही तो बढ़ेंगे। बिल्कुल दादा। क्योंकि वहां सड़ा आपको गोबर की खाद देनी पड़ेगी, या जो जिस तरह अभी स्लरी का उपयोग अभी आप लोग कर रहे हैं, जो उन्होंने जो बताया उस दिन, जो उन्होंने बोला रेड्डी साहब ने जो उसका बोला ना, चावल का, हाँ, चावल वो का धान के लिए आप करवा के देखिए। जी वो जी। एक बहुत बढ़िया चीज उन्होंने बता दी। 1 कुंटल प्रति एकड़ बोला सर उन्होंने। हाँ, वही 1 क्विंटल तक आप उसमें, मतलब 40 किलो से लेके 1 क्विंटल तक आप उसमें चने की जो चुनी है वो डालिए। वो गेहूं की उसकी आपके चावल की चुनी, मतलब वो कनकी जो है, तो वो कनकी अगर आप डालेंगे तो उसको खाने के लिए केचुए बढ़ेंगे। और अच्छा, केचुए ये जो वाइन बनाने वाली फैक्ट्री होती है सर, जी, इससे फर्मेंटेशन होकर जैसे जौ रहती है, जौ, मक्का, ये 2-3 चीजें मिल जाती हैं बहुत सस्ती, वो ये ऐसे डालें तो सर खेतों में?
वो एसिडिक होता है भैया, थोड़ा सा देख के उसका उपयोग करना है। वो जितना भी फर्मेंटेड मटेरियल जो निकलता है ना उसका, हाँ हाँ ये इनका, तो ये थोड़ा सा जैसे उसका मोलासेस निकलता है शुगर का, शुगर हाँ फैक्ट्री से भी बहुत सारा मोलासेस निकलता है, तो ये जी। थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है, तो थोड़ा सा इनको देख के उपयोग करना है कि हमारा पीएच कैसा है, किस तरह से है, कितनी क्वांटिटी में हम डाल सकते हैं। अगर जी ज्यादा में डालेंगे तो ये नुकसान भी करता है। तो जी इसको, हाँ, या तो उसको पहले हम इसके साथ वो कर लें, गोबर की खाद के साथ। सर वो गाय को खिला रहे हैं तो गाय को खिला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, गाय वो के गाय लिए को खिलाते हैं ना सर, वो तो गाय को खिला रहे हैं निकला हुआ। हाँ, गाय को खिलाइए तो बढ़िया है, वो तो बढ़िया। गाय मतलब एनिमल फीड हो में गया कोई 10 रुपए किलो मिल जाता सर, और वो तो गाय वाले बहुत धड़ल्ले से खिला रहे हैं सर उसको। तो इसीलिए तो हमने आपको बोला था, आप जो ये बना रहे हैं ना, क्या साइलेज। बोलते हैं, साइलेज, साइलेज से आप पेलेट बनाइए, आप जी डबल डबल प्रॉफिट हो जाएगा आपका, सीधा डबल, हाँ डबल से ज्यादा। अब ये जो जितना मटेरियल आपका निकल रहा है ना वाइनरी से और इधर उधर से, हाँ शुगर मिल से, इन सब को, शुगर का मोलेसेस आपके यहाँ नरसिंहपुर और इसमें इधर मतलब गाड़रवाड़ा के आसपास। सर पैलेट्स की मशीन बुलवा लेता हूँ छोटी, प्रैक्टिकल करके देख ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले छोटी से कर लीजिए, छोटी मशीन देख भी लेंगे कम में आ जाती है, तो उससे पहले प्रयोग करके देख लीजिए। एक एक दो दो क्विंटल अपना ये डाले, 1 क्विंटल वो डाले, और हाँ। जानवरों को खिला के देखिए दूध में क्या असर आ रहा। कुछ उसमें फिर कंसंट्रेशन में कुछ चीजें मिलाइए उसमें, आपकी थोड़ा बहुत चूनी वगैरह आपके यहाँ उसकी राइस मिल भी बहुत, मिला सकते हैं सर। जी सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा प्रोटीन वाला मटेरियल भर आपको ऐड करना पड़ेगा। और बाकी चीजें आपके पास, मतलब मोलेसेस ले सकते हैं आप, वाइनरी का जो वो है वो ले सकते हैं। तो ये आपका इतना बढ़िया कंसंट्रेट बनेगा। आप तो जो बहुत अच्छी चीज दी है सर आज आपने, अब मैं करता हूँ पहले। नहीं, मैं आपको बहुत पहले बोला था ये, पर उस नहीं समय, बोले सर, वो मैं आप समझ पाया ना उसको, आप मेरे को क्लियर हुआ वो। जी हाँ, तो वो तो क्या पहले है से कि बनाता हूँ सर उसकी मैं। जी जो पतंजलि का जो फीड आता है ना, वो जी उस लेवल का फीड आप बना सकते हैं। और जी कहीं जी कहीं जरूरत हो तो आप थोड़ा बहुत जो हमें आता है तो हम भी बता देंगे। तो हाँ उसमें, बिल्कुल सर। जी जी, तो ये बहुत अच्छा सर, ये मैं करता हूँ थोड़ा सर। बहुत नहीं सर, बहुत आता, थोड़ा बहुत नहीं जो कहिएगा। 6-7 रुपए की चीज है वो 15 रुपए की बन सकती है आपका ये। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप सीधे जी। डबल से ऊपर पहुंच जाएंगे एकदम। डबल से ऊपर पहुंच जाए। जी सर। हाँ हाँ, और उससे सबका फायदा है, मतलब और उसको सर रखने में भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। आप हजारों टन आप एक साथ भंडार कर, हजारों टन अपनी गोडाउन में रख सकता हूँ जी। हाँ, और दूसरा फायदा ये ना, उससे किसानों को भी फायदा है, सिर्फ आपको फायदा नहीं है। जी 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 जी। क्योंकि ये मोलासेस भी खराब होता है, आपका जो वाइनरी का प्रोडक्ट जो निकल रहा है वो भी बहुत वैसे यूज नहीं होता। और जो डायरेक्ट फीडिंग भी कर रहा है ना, तो उसमें कोई कम दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है, तो उससे भी जानवरों को बहुत ज्यादा मतलब फायदा नहीं होता, जो बहुत बढ़िया प्रोडक्टिविटी है वो खराब होती है। तो वो भी चीजें हैं। सर। हमने एक हमारा ट्यूबवेल था, तो वहां लगभग हमने सर 20-25 ट्रॉली गोबर की खाद पड़ी हुई थी। वो ट्यूबवेल बंद था सर वो जी ऑलरेडी। जी जी, तो वहां 20-25 ट्रॉली गोबर की खाद डली थी। तो वहां वो हमारे आदमी ने, मतलब 2 साल हुए डले हुए सर, वो खाद हमने डाल नहीं पाए, मतलब 100-200 ट्रॉली इकट्ठी ले ली थी। तो हाँ हाँ, उसका ट्यूबवेल वापस पानी चालू हो गया। तो मैंने कहा यार ये क्या प्रैक्टिकल हुआ। तो एक ऐसे ट्यूबवेल में कराया जिसमें पानी नहीं था मैंने। जी जी। उसको मैंने 20-25 ट्रॉली, मैंने कहा तुम भी फैलाओ सर, उसका ट्यूबवेल भी चालू हो गया। ये आपने अरे अच्छी मैंने चीज कहा बता यार, दी। ये तो गजब हो गया सर। हम करवाते हैं, यहाँ करवाते प्रयोग, अभी अभी करवाते कुछ हाँ प्रयोग। सर, इसको प्रैक्टिकल कहीं भी हो ना, हाँ लगभग वो ट्यूबवेल के सराउंडिंग गोल रूप में करवाइएगा सर आप, है ना। हाँ, ठीक है ना, एक 1 हेक्टेयर वाला, जैसे 1 हेक्टेयर, हाँ 1 हेक्टेयर में सर, एक लगभग हेक्टेयर में आप डलवा दो सर 20-25 ट्रॉली गोबर की खाद, और हम्म उसको कल्टीवेशन करा दो। और एक बारिश निकल जाएगी ना सर, हम्म। दूसरी बारिश में ही वो चालू हो जाएगा वो ट्यूबवेल। चलो चलो, इस पे काम करते हैं, ये इतना एक अच्छी चीज। जबरदस्त है सर ये, मतलब मेरा हाँ, ये तो ये ऐसे ही वैसा है ना, चलते आम के चलते, आम और गुठलियों के दाम। हाँ हाथ लग गई चलते चलते आप सच। और ये अभी बढ़िया हमारे होगा। यहाँ लगभग मतलब 5-6 लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं इस पे। वो नहीं, बीस ये बीस अगर वो, ट्रॉली उन्होंने खाद, बोले भैया इस बार डालेंगे, इस बार की पूरा पानी सर पता नहीं क्या है वो गोबर में, नहीं, वो तो थोड़ी सी नीचे, गहरी जुताई, वो पूरा अंदर को ड्रॉप कर, खेत से पानी बहता ही नहीं है सर उसमें। हमने नीचे वाले रास्ते बंद कर दिए ना भैया, ये जो हमारा रोटावेटर है ना,
हाँ तो हाँ, रोटावेटर ने वो तो नीचे बहुत पानी जाना खतरनाक बंद चीज कर है सर, दी। रोटावेटर बहुत खतरनाक है। तो उसको एक्चुअल अब में यहाँ किसान सर सब सॉइल यूज नहीं करता, हम लोग सब करते हैं, सॉइल मेरे पास है। सब सॉइलर किसी के पास है भी नहीं भैया, आप हाँ सर, जैसे वो लोगों ने यूज ही रखे नहीं होंगे। करते हैं, वो पता नहीं लोग बाग क्यों नहीं। और उसमें सर कुछ खर्चा नहीं है, 1 लीटर प्रति एकड़ खर्चा आएगा एक। बस आपको बस क्या सर 2 लाइन बनानी है 1 एकड़ में मात्र, बिल्कुल बिल्कुल। पर वो उससे करते ही नहीं है यहाँ सर, पता नहीं साला। वो सबसे बढ़िया तकनीक है, सब सॉइलर का यूज करना चाहिए जहां भी आप खेती कर रहे तो हैं। मेरे को तीन तो लग चार रहा है सर ये गोबर की खाद जो है ना, हम्म और ये जो ट्यूबवेलों में पानी नीचे बैठ रहा है वो उन्हीं के बैठ रहा है जिनके पास गाय नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये मतलब पता नहीं क्या छुपा हुआ था इसमें। इतने हमारे यहाँ तो बहुत लोग उतरे आए इस पे प्रैक्टिकल पे कि भैया दो हमारे ट्यूबवेल में पानी बढ़ाएंगे। बहुत पानी बढ़ गया सर, मैंने अभी और 20 ट्रॉली और डाली। मैंने कहा इसमें देखते हैं यार क्या होता, पानी बढ़ रहा है क्या। दो फायदे हो गए ना भैया इससे, एक जी तो जी। खाद भी डल गई और दूसरा पानी भी बढ़ गया। हाँ मतलब इतना जबरदस्त पानी सर, कि आप, मैं क्या बताऊँ आप, बहुत। तो मैं तो ये कहूंगा कोई 1-2 भाई जिनके ट्यूबवेलों में पानी ना हो वो दूर दूर प्रैक्टिकल करें, जी और जी जी फिर इसके रिजल्ट। सर आप छिंदवाड़ा में कराइए, वहां भी बहुत पानी की कमी है। बहुत तो बहुत यहाँ दो तो, चार किसानों का सर वो लीजिए आप, है ना। यहाँ पे बहुत दिक्कत है पानी की। मैंने इनोवेशन में डाला है सर इसको। बढ़िया बढ़िया किया आपने। तो ये एक इसका जो था आपका, ये जिंक का, जी। मक्के में जिंक का अपटेक, इस पर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कितना है करीब, सर ये? ये देखिए आप ग्रीन पत्तियों में ये करीब आधा पाउंड ले रहा है। अच्छा। और उसके बाद जिंक का अम, ये सर ये जून जुलाई अगस्त ये अलग अलग वो है ना सर? ये फसल के टाइम है भैया, ये जनवरी से, मतलब जून से फसल शुरू हुई तो सितंबर तक इनकी फसल लगी है। अच्छा इसमें अच्छा। हाँ, इसमें कैसे मतलब उसका जो कितना ले रहा है उसका है, किस महीने में सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ रही। तो शुरू में जरूरत नहीं है, 15 मतलब 1 जून से फसल लगी तो 15 जून तक जरूरत नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ते जा रही, फिर यहाँ पे आखिरी में जाके स्टेबल हो गई, मतलब एक स्थिर हो गई। तो कहाँ पे मात्रा ज्यादा जरूरत, अपन तो एक साथ डाल देते हैं, यहाँ तो पहले ही डाल देते हैं इसको। देखिए दादू, ये है सबके लिए है ये, कि जो न्यूट्रिएंट है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये जमीन में कम से कम डालें, कोशिश ये करें। इसके जो आप स्प्रे वाला जो है उसका उपयोग करें, जितना आप फॉलियर स्प्रे उपयोग करेंगे उतना अच्छा है। पत्तियों पे जितना डालेंगे, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरान, इनको सबको हम कोशिश करें पत्तियों पर डालें। ये रिकमेंडेशन भी है, मतलब जो सॉइल साइंटिस्ट है उनका ये कहना है कि सॉइल में इसको अगर हम ज्यादा डालते हैं तो ये सॉइल के लिए नुकसानदेह होते हैं। अगर हमने इनकी क्वांटिटी थोड़ी भी बढ़ा दी तो ये हमारी दूसरे जो पोषक तत्व है इनकी उपलब्धता को रोकते हैं। तो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए कोशिश, किसान क्या कर रहा है सर, किसान तो जो है बोरी ला ला के और अपने धान में डाल रहा। नहीं वो थोड़ा सा गड़बड़ है ना, उसमें उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। या तो हम जैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट है, ये अपना जाइम वगैरह है, इस तरह की कोई चीज डालें जिसमें कम मात्रा में होता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से डालेंगे, डायरेक्ट न्यूट्रिएंट डालते हैं, तो ये नुकसान करते हैं। जी ओम डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। मेरा एक प्रश्न था, दादू जी से जी भी है, शरद भैया से और आपसे, तीनों से प्रश्न है कि मैंने अभी जय प्राकृतिक खेती में गोबर गैस की सैलरी डाली थी, तो वो क्या हुआ, 2 ट्राली सैलरी थी, तो वो 2 गड्ढे के लिए मैंने डलवाई थी, मगर वो नौकर ने क्या हुआ, एक ही गड्ढे में डाल दी पूरी सैलरी, तो गेहूं पीले पड़ गए, वो गेहूं नहीं उठ पा रहे मेरे, तो उसके लिए क्या किया जाए? अभी कितना, मतलब एक गड्ढे में, मतलब एक गड्ढा आधा एकड़ में 2 ट्राली गोबर गैस सैलरी डाल दी उसने, हाँ, तो वो गेहूं पीले पड़ गए, पीले उठ नहीं पा रहे अब गेहूं को। गेहूं अब उठ नहीं दूसरा पा पानी रहा। लगना मेरा, आज पहले पानी में डाली थी, आज उसको 18-19 दिन हो गए उसको डले हुए। तो मीना जी मैंने अपच हो गया, अपच। अपच हो गया, एजिटोबैक्टर, अपच हो गया था, पक्का सही है। तो मैंने थोड़ा सा आप उसके लिए, गेहूं में एजिटोबैक्टर डलवा दीजिए उसमें, जी जी, नहीं एजिटोबैक्टर अब डलवा दीजिए।
जी जी। 1 लीटर का मतलब, या तो आप इस कैसे पानी कैसे देते हैं? वो पानी नाली से चलता है डॉक्टर साहब। अच्छा, नाली से चलता है, वो नहीं, स्प्रिंकलर नहीं चलाते? नहीं, उसमें है स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर चला देंगे, उसमें क्या है, वो हाँ, पानी मैंने क्या जी। स्प्रिंकलर से चलाएंगे ना तो 1 लीटर आपका पूरे खेत में चला जाएगा, उसमें वो लगा के वेंचुरी से। वेंचुरी लगा के। हाँ, वो बेंचुरी लगाना पड़ेगा जब जाएगा डॉक्टर साहब, बेंचुरी अपने पास है नहीं अभी। देखो, नहीं तो आप अपनी टंकी पंप से डलवा दो। पंप से डलवा हाँ, दीजिए, पंप से हो जाएगा, पंप से पूरे में हो जाएगा, पंप से। और जमीन में डालना है। अच्छा, हाँ, पौधों पौधों पे जरूरत नहीं है उसकी, जमीन पे चाहिए। तो वो तो नाली में पानी, अपन नाली जो पानी चलेगा उसमें बॉटल में छेद करके, बारीक छेद करना, और पूरे खेत में फैलेगा, वो नहीं फैलेगा? हाँ, ऐसा कर लो, बड़े डिब्बे में, बड़े 10-20 लीटर के डिब्बे में एक छेद कर दो, और उससे उससे थोड़ा थोड़ा करके जाने दो। सर इसमें हाँ, एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा सर इसमें। जी जी। ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपको इसमें करीब आपका 1 एकड़ का खेत है। एक वो गेहूं पीला पड़ा, वो 1 एकड़ आप का ही है लगभग, इसमें 200 आधा एकड़। ml आपसा 80 मिला दो आप क्या? आपसा अपसाइड की। 80 आती है। वो आपसा भी- 80? हाँ, वो भी हाँ, जैविक टाइप की आपसा है। 80। वो जी जी, मिला दो आपसा आप। 80 आती है। आप आधा जी लीटर जी। मिला दो, आपकी समस्या खत्म। जो एजोवेक्टर बोल रहे हैं सर उसमें, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, आपसा 80 आती है भैया। तो वो बिल्कुल आप बिल्कुल। आधा लीटर डाल देना पूरे खेत में, जी। है ना। तो मान मैंने लो तो आधा उस लीटर को समय, कैसे डिवाइड करोगे, 5 पंप बनाते हैं तो उसको 5 में डिवाइड कर लेना, 100 ml। हाँ, बिल्कुल और अगर बिल्कुल। आप उससे मटका विधि से चला रहे हो तो मटके जी में आपको कितने लीटर, मतलब कितना पानी, जैसे 4 पट्टे एक दिन में पीता है, अब मान लो 16 पट्टे हैं, तो उसको 16 जी पट्टे डिवाइडेड बाई 500 ml, तो फिर आपका रेशो जी। सही बन जाएगा, वो समस्या खत्म हो जाएगी। आप बिल्कुल। हाँ, नहीं, मैंने आपकी उसके लिए जमीन, भैया, डॉक्टर साहब संतोष सर ने बताया ना, उसके लिए अपना वो क्या ट्राइकोडर्मा की है, और छाछ की जो सैलरी आपने सैलरी। बनाई ना, तो वो पानी को उसने क्या किया कि पानी का स्टोर कर लिया। मैं भी बता रहा था ना गोबर की हाँ, खाद, तो वही आपके खेत में हुआ, उसने पानी पूरा जाने ही नहीं दिया खेत से बाहर, और नीचे आपके खेत में रोटावेटर चलने के कारण नीचे पानी जा नहीं रहा है। तो आप जैसे ये आपसा बिल्कुल। 80 का उपयोग करोगे तो आपका खेत बढ़िया हो जाएगा और फसल भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, उसमें उसमें भैया वो सैलरी चला कि नहीं चला है, छाछ वाली और ट्राइकोडर्मा वाली, उसमें पानी के चलाओ साथ ना, में? उससे कोई दिक्कत नहीं, चलाएगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक ठीक, बहुत सुंदर भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सोयाबीन का बताया इन्होंने, पी और के का रिमूवल। सोयाबीन कितना? 20% पी, 15% के। पोटास बहुत बीस निकालता है परसेंट का सोयाबीन। क्या मतलब सर? 20% का क्या है और 18 का क्या है ये? मतलब 100 में से 20%? नहीं, वही देख रहा हूं मैं, ये क्या बोल रहा है। के ले रहा 20 के टू वो सोयाबीन। मैंने तो एक चीज और देखी सर, जिन गांव में गाय और बैल कम हो गए ना, उनका पानी नीचे जाएगा सर, कंफर्म है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल वो सही। सर उसी से पानी जमीन में जाता था, जो गोबर का खाद और जो बैल बनते थे। हम्म। ये बिल्कुल निकल के आया सर, मैंने इसको निकाल के दिया। ये पुराने लोगों की बहुत बड़ी खोज है, ये छुप के रह गई। ये गाय केचुए, के गोबर से ही पानी नीचे जाता है सर। आपके यहाँ केचुए कितने बड़े हैं उसमें, उन खेतों में जहाँ पे आपने गोबर बहुत है सर, डाला? लाखों की तादाद में। हाँ, तो वही तो काम करते हैं वो जो केचुए है ना, वो जो सर नीचे से लाखों ऊपर, केचुए, लाखों की ऊपर तादाद। से नीचे, नीचे से ऊपर, उनने शुरू कर दिया काम। मतलब आप केचुए की जो खाद निकाली हुई इकट्ठी कर लो तो सर ट्रॉलियों से कर सकते हो आप। तो ये जो केचुए हैं ना, इन्होंने इन्होंने क्या किया, जैसे ही आपने गोबर डाला तो तो ये उनको खाने को जो मटेरियल मिल गया। सर, जो हम लोगों के पुराने लोगों का जो वो था ना, ये बहुत डीपली है, मतलब इसको सर बाहर नहीं लेके आए, इसको आना था सर। एक्चुअली में वो यूनिफाइड है, मतलब वो किसी एक चीज से नहीं है, वो सब चीजें इंटीग्रेशन है उसमें, एक के साथ कई तरह की चीजें हैं जो उसके अच्छा साथ सर, मिल। एक चीज और है, जो इंजेक्शन लगा के गाय लगाते हैं, ये मेरी मम्मी का प्रैक्टिकल है सर,
और वो आपको मैं बताऊं 85 ईयर की है और सन 70 में उन्होंने एमए किया था सर। जी। समझिए, उनका खुद का है कि जिस गाय में जो आदमी इंजेक्शन लगा देता है दूध निकालने के लिए, वो पूरा गोबर सर, एक ट्रॉली गोबर खराब हो जाता। वाह। हाँ, ये उनका प्रैक्टिकल है खुद। सर रोपा उगता ही नहीं, और वो खाद लेके आप अगर खेत में डालोगे ना तो आपका खेत और बिगड़ जाएगा उल्टा। वो अब उसका सोचिए, रेसिडुअल इफेक्ट है जो गाय पना जो उतारने के लिए लगाते हैं ना सर, जो ऑक्सीटोसिन। हाँ ऑक्सोटिव सर, ऑक्सीटोसिन जो है वो लगता है उसमें, ऑक्सीटोसिन का इसके उसका इसके गोबर आप टेस्ट करवा लो सर। उसका गोबर जिसने खेत में डाल दिया उसका खेत और डाउन हो जाता उल्टा। उसमें इतनी वो है मतलब कि वो प्लांट के लेने का वो ही खत्म कर देता। उसमें अगर आप 10 बीज डालेंगे तो वो उगेंगे ही नहीं सर, सीड ही नहीं उगेगा। हार्मोनल डिसबैलेंस, वो हार्मोन। हाँ, इतना खतरनाक है सर वो। ये मेरी मदर जी ने खोज के न, हम यहाँ डेयरी फार्म से लाते थे, फिर हमने खाद लाना बंद किया हुआ था। हम 200 ट्रॉली लाते थे सर। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इसके देखिए इतना भयानक रिजल्ट है। हम समझे सर ये हो क्या रहा, मतलब गोबर की खाद में भी साला सक्सेस नहीं हो रहा। फिर समझ आया कि यार ये साला इंजेक्शन ठोकते हैं और इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही। हाँ, तो डेयरी में तो सारे इंजेक्शन ठोक ठोक के निकालते हैं। हाँ, तो आप इसका भी सर अपने ना केवीके में टेस्ट करवाएं सर इसको। बिल्कुल सर, ठीक है, इस पे भी देखते हैं। जी सर, जी सर, जी जी। ये बिल्कुल वेन होना चाहिए इंजेक्शन सर, बहुत खतरनाक। इंजेक्शन तो बंद कर दिया, अब तो सरकार ने बंद कर दिया इंजेक्शन। अरे सर मैं तो सरकारी डेयरी में लग रहा है, आपको दिखा दूं सर। अभी भी लग रहा, अभी भी लग रहा सर, आज भी लग रहा है। अब कहाँ से आ रहा है, कौन बेच रहा है, क्या है वो सर। जैसे सल्फास की गोली बंद हो गई ना, पर मिलती थोक में है सर। हाँ मिलती है। नहीं, वही सल्फास रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब सर, अपने यहाँ उसको जो चीज बंद होती है ना वो और ज्यादा मिलती है सर, उल्टा है। किसी चीज को पॉपुलर करना हो तो उसको बैन कर दो। अगर बैन कर दिया ना सर तो इंडियन किसान ढूंढ के ले आएगा, चाहे कहीं कुछ भी हो सर। यही तो विशेषता है, जिस 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 फिल्म को बैन किया जाता है सबसे ज्यादा वही देखी जाती है। चलिए, तो आज काफी चर्चा हो गई। हम इसको अलग से, मैं इसको थोड़ा सा अपने लेवल पे हाँ सर, आप स्टडी करके फिर वो बनेगा हमारे मतलब उतरने के लिए माइंड। क्योंकि आज क्या था, आज बहन जी ने रात को बोला कि आज कोई नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग ये जो मुख्य अतिथि है दादू, आपको आपसे भी बात हुई होगी बहन जी की, तो थोड़ा इस पे भी थोड़ा सा वो करिए। हम भी मतलब लोगों से बात करते हैं, और सब लोग थोड़ा सा जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको भी, मतलब जो लोग हमारे जो अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों को जोड़ने का प्रयास करें कि वो आए और हमारे जो मतलब इसमें हम मार्गदर्शन देने के लिए। जी जी जी। हाँ, तो थोड़ा सा, क्योंकि अभी रंजना बहन के पास भी शॉर्टेज हो गई है ना, वो भी अब तो है सर। हमें तो इस बार 2 प्रैक्टिकल चाहिए आपसे, एक तो 20 ट्रॉली गोबर 1 हेक्टेयर में डाल के पानी वाली रिपोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल, और एक सर हमें ये चाहिए, ये इसका जो इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका सर। तो ये हम अभी करवाते हैं, ट्राली वाला तो अभी करवाते हैं, इंजेक्शन वाला थोड़ा सा देखता हूँ मैं, इंजेक्शन का सर आप रिपोर्ट दीजिएगा सर हमें। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। ये डॉक्टर साहब, ये दादू से बोलो, दादू अभी जो हलोल गए थे ना हम लोग, वहां से काफी लोगों के इन्होंने नंबर लाए जो चीफ गेस्ट बनेंगे अपने सत्र में, और अच्छे लोग हैं, अच्छे पूरे सारा लगा उनके अनुभव है, तो उन दादू से बोलो वो वहां से उनसे इनवाइट करें उनके लिए। जी 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 जी। अभी क्या है, मैं अब मैं आज दिल्ली में हूँ। अब वो जो सब जो उनके जो पते लेके आए वो घर है, तो यहाँ से लौटने के बाद 4-5 दिन बाद लौटूंगा मैं, तब फिर आपको नए मुख्य अतिथि मिलेंगे। जी हो, बिल्कुल। दिल्ली में क्या कर रहे हैं? दिल्ली में भी इतनी ठंड में आप वहां से भी ले आओ नंबर, वहां से भी नंबर लेके आइएगा। जी जी। अभी जो जिनसे वहां के नंबर मिल रहे हैं ना, उन लोगों को भी देख लीजिएगा। और जब तक हम प्रयास करते हैं, शरद भैया भी प्रयास करते हैं, ठीक है ना, तो सब अपना थोड़ा सा बात करके रखें जो भी लोगों से, और जैसी जरूरत हो तो उनको अपन बुला लिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपके जैसे मामूराबाद महाराष्ट्र से वो केवीके के वो भी वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक
जो जी, गेहूं जी। सर्च करेगा उनका नंबर है, उनसे बात होती रहती है मेरी, उनको बुलाऊंगा एक दिन सर। बिल्कुल। केवीके के वैज्ञानिक तो ढेर बुला लेंगे हम, उनकी चिंता उनके लिए वो नहीं, पर उससे आपकी बात समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि वो भी वही चीजें बताएंगे। हमको नए लोग, जो हमारे किसान भाई नया काम कर रहे हैं, जो हट के कर रहे हैं, जिनसे हमारा मतलब कुछ ऐसा हो कि हम अपनी जिंदगी में एक चीज जोड़ सकें, तो ऐसे लोगों को जरूर बुलाएं, भले ही वो छोटा काम कर रहा हो। जी, हम लोग जो है प्रयास करेंगे। अब ये जो जी, जी। पिछले दिनों संतोष सर आए थे, और सर संतोष सर ने बहन जी कहा कि ने हमारे हमारे बहन जी करीब ने करीब बताया भी 1500 किसान हैं जी ना। तो उन दीपक भाई से बोल करके वो जो किसान अच्छा काम कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से इसमें जुड़वाएंगे, तो फिर बात हो जाएगी। तो मैं चर्चा करता हूँ जियो। जी हो। तो आज नहीं, के अपने सत्र इधर ही दादू, अपने उधर भी नरेंद्रपुरम में 2-3 किसान ऐसे हैं जो अच्छी खेती कर रहे हो, अनुभव भी अच्छा, उनको बोलते भी अच्छा है, जैसे सुभाष पटेल सुहागपुर वाले हैं, मान जी सिंह जी गुजर हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, वो भी अच्छा उनका अनुभव है और खूब संरक्षण कर रहे हैं बीजों पर, वो भी उनको जी बुलाएंगे। हाँ जी। मान सिंह जी तो आ गए शायद एक बार। दादू और पहुंच गए दिल्ली। आप अभी जहाँ गए थे ना पचमढ़ी, तो कुछ लोगों के नाम लाए हो, तो उनसे बात करो। हाँ तीनों है, अपने जुड़े थे 3-4 किसान है उनके, जी उनसे देखेंगे, उनसे चर्चा करके यदि बोलेंगे उनसे चर्चा करेंगे बिल्कुल अपन। बिल्कुल बिल्कुल। बने सिंह भैया कुछ बोल रहे हैं, बने सिंह जी। जी, मैं तो दादू की बात कर रहा हूँ, दादू पहुंच गए दिल्ली। दादू दिल्ली में। ये आपका ही पौधा लगाया हुआ है। जैसे हमारे दुबे जी ने पौधा लगाया, वो बढ़ रहा है, ऐसे ही आपने ये लगा दिया, ये तो बेनी आप तो भैया की हमेशा। देन है। और आज बेनी हाँ, भैया पूछ रहे कि आप दिल्ली पहुंच गए क्या। जी हाँ। लाइए और नहीं सोचना हमारे लिए। गौ माता, जी गौ माता बढ़ेगी, दादू का हाथ लग गया। जी जी। अभी चलिए। सबसे पहले तो मुझे ही करना नहीं। पहले जी दादू पालना जिस दिन सीख गए, हम सोच लो सर ये बेनी भैया जीत गए। जी। चलिए, तो अब हम विराम दें आज की चर्चा को, कल फिर हाँ डॉक्टर सर, जुड़ेंगे। बहुत अच्छा रहा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी सर आज आपने। भैया डॉक्टर साहब, मेरा आभार व्यक्त निवेदन है। कर दो आप। मैं कर डॉक्टर, देता हूँ मेरा एक सर प्रश्न है। समापन। सर जी जी। जैसे शरद भैया जो बोल रहे हैं ना इसी विषय के ऊपर, जैसे अपने देश भर में अगर बायोमास किसान ना जलाए और उसके एक खेत के साइड पर अगर स्टोर करे, तो मतलब फिर से भारत में पानी की कमी की पूर्ति हो सकती है। बहुत अच्छा, बायोमास जितना पानी सोखता है ना, उतना कोई भी चीज पानी सोखने की क्षमता नहीं है अरे मिट्टी के बेनी अंदर। भैया, मैंने तो ये प्रैक्टिकल किया और इनोवेशन में भी डाला। 20 ट्रॉली आप 1 हेक्टेयर में गोबर की खाद फैला दो ट्यूबवेल के आसपास, और जी आपका जी ट्यूबवेल जी। ना चालू हो जाए तो आप बोलना, बंद वो ट्यूबवेल आप जितना बरसात का पानी वहीं सोख के रख लेती ना, वो मिट्टी इतनी बहने नहीं जोरदार देती पानी चीज को। है वो, बताओ आप। जी जी जी। इसलिए वो कहते थे कि जहाँ कुआं हो वहां थोड़ी दूर में बाड़ा बनाओ। ये पहले पुराने जमाने में ये रहता था, और वहां गाय सब छोड़ दी जाती थी। अब वो जी धीरे जी धीरे जी। बाड़े ही खत्म हो गए सर। अब कुएं खत्म हो गए, फिर बाड़े खत्म हो गए, और नीचे पानी उतरना ही बंद हो गया। बिल्कुल सही कह रहे अब तो बढ़िया 500 से 900 टीडीएस का पानी पी रहा है आदमी और मस्त हैं। रहता है। केचुए बढ़ाओ, केचुए बढ़ाओ, जो भी प्रक्रिया हो उससे केचुए बढ़ाओ। उस दिन जो मैं उसके जो उसका चावल का बोल रहा था ना, जो रेड्डी साहब ने